कहा कि नया डोमेस्टिक सिस्टम है और पीसीबी है कि खेल में बेहतरी आए। पीसीबी ने जो टीमें तश्कील दी है उसमें काफी खिलाड़ी आ गए हैं, लेकिन जो नहीं आ सके वो मेहनत करके दोबारा टीम में जगह बना सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली टारगेट तो क्रिकेट बोर्ड ने सोचा होगा कि वो इस स्ट्रक्चर को लेके क्या उनके टारगेट है। अभी टारगेट सबका ये जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट या पाकिस्तानी टीम को बेहतर करना है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो पहले नजर आ रहा था कि यार शायद कुछ प्लेयर्स वो रह जाएंगे, लेकिन जो टीमें बनी है उसमें बजाय ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि शायद कुछ रह गए हों, लेकिन जो आपके ज़्यादातर प्लेयर्स थे वो इस वक्त टीमों में मौजूद हैं। तो अच्छी चीज़ ये कि कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें ये होगा कि लड़कों को और ज़्यादा मेहनत करने का वो आएगा कि हाँ यार, अब एक टीम है शहर की, तो मैंने उस टीम में कैसे जगह बनानी है और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर मैं पहले 50-70% मेहनत करता तो अब मुझे 100% मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप इस सिंध की टीम की बात करते हैं या और टीमों की बात करते हैं, कुछ वो प्लेयर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कुछ वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, कुछ वो हैं जो कर चुके हैं और जिन्होंने करनी है आगे जाके। तो आई थिंक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सबका कि जूनियर सीनियर प्लेयर जो है वो मिक्स होकर खेल रहे हैं और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरफराज अहमद ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का सोचा वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, अपनी जिस्मानी साख्त को बेहतर समझते हैं, शायद इसी वजह से वो अब 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। देखें, ऑब्वियसली जिन्होंने रिटायरमेंट का कहा है वो उनकी अपनी सोच होगी, वो ज़्यादा अपनी बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है नहीं खेल सकती। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो कि आपकी पूरी जान लगती है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो आसान नहीं है। आपने 5 दिन ग्राउंड में रहना है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, स्पिनर हो, तो वो आसान नहीं है। हर बंदे ने अपनी बॉडी को देखते हुए जो है उसने अपने करियर को डिसाइड करना है। ऑब्वियसली जिन्होंने डिसाइड किया है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट जो है वो खेल सकते हैं। और ऑब्वियसली जो क्रिकेट है वो जो असल सही मानों में क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। सरफराज अहमद ने कहा कि तमाम सूबाई टीमों के कोचेस अब सिलेक्टर भी हैं। इस सिलसिले में कप्तान की क्या अथॉरिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर बता सकता है। देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि इसमें किसका इन्फ्लुएंस है या किसका इन्फ्लुएंस नहीं है। आई थिंक ये तो अब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, जो जिन लोगों को पता है उस बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि इस चीज़ के पीछे क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। तो आई थिंक मेरा इस पर कहना जो है वो बनता नहीं है। और जहाँ तक रही बात ऑब्वियसली सिलेक्शन की, जो भी आपने बोला कि जो कोचेज़ हैं वो सिलेक्टर होंगे, तो अब ये ऑब्वियसली एक नया सिस्टम आया है, तो अब उसमें मुझे नहीं मालूम कि कैप्टन की क्या अथॉरिटी है और क्या अथॉरिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो यार मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो चाहेगा वो तो पीसीबी चाहेगा। पीसीबी इसमें ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले के कैप्टन को इन्वॉल्व होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये डिसीजन जो है पीसीबी का है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कोचेस को टीम सेलेक्ट करनी चाहिए या। सरफराज अहमद का कहना है कि श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ किया है। हाल ही में अंडर-19 टीम भेजी जब वहाँ हालात बेहतर नहीं थे। वो उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कोशिशें कर रहा है। नहीं यार, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो आएंगे। देखें, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बात है कि पीसीबी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीरीज होगी। सरफराज अहमद ने कहा कि एक खिलाड़ी जो काफी अरसे टीम का हिस्सा रहा, उसकी तब्दीली इतना आसान काम नहीं, लेकिन डोमेस्टिक में बॉलर्स को देखेंगे जो उनका खला पुर कर सकें। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपका एक जो प्लेयर होता है, जो टीम का एक प्लेयर होता है, कि अगर वो खेल रहा हो तो एकदम वो जैसे बीच में सम टाइम ऐसा होता है कोई रिटायरमेंट ले लेता है या कोई अनफिट हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी रिकवरी जो है फ़ौरन हो। तो वैसे अब कोशिश करेंगे जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं, बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हैं, अभी डोमेस्टिक हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ का, उसके बाद श्रीलंका से 2 टेस्ट हैं, फिर आपके बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। तो कोशिश करेंगे कि इन 4-5 मैचों में जो आपके डोमेस्टिक के बॉलर्स हैं, जो बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हो, कोशिश करेंगे कि उनका जो खला है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा कि पीसीबी की कोशिशें हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार बड़ा अहम रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दीगर क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें और इस मौके पर मदद करें। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दराय नहीं है। जितनी एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 10 सालों में की है, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। और पिछले 3 सालों में जो यहाँ पे क्रिकेट वापस आई, पीएसएल का 2 फाइनल हो चुके हैं, वर्ल्ड 11 पूरी खेल की गई है, श्रीलंका खेल के गई है। और आई थिंक ये भी कोशिश, जब आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, लेकिन अब ये आईसीसी को भी चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के और भी क्रिकेट बोर्ड हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया है। अगर आप अभी भी देखें तो श्रीलंका
आगे जब सीरीज हुई है पाकिस्तान ने अपनी जूनियर टीम जो है वो हमने एक से डेढ़ हफ्ते के बाद जो हमने टीम भेजी। उसके अलावा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने दूसरे लोगों को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया, तो अब हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और क्रिकेट बोर्ड से और ICC से कि इस मामले में जो है पाकिस्तान की मदद करें ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा रिवाइव हो। कौमी कप्तान ने कहा कि कज़ाफी स्टेडियम में लगने वाला कैंप खासा बेहतर रहा, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बेहतर बनाने में मदद मिली और इसका फायदा अब आने वाले सीजन में होगा। नहीं देखिए, सुपर फिटनेस तो खैर वो बहुत सुपर फिट लड़के हैं, वजन नहीं है भाई, अभी लोग बोल रहे हैं वो आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग हुई है, हमारा अच्छा कैंप हुआ है और जो कैंप हुआ है इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि जो भी मुझे भी और लड़कों को भी फायदा होगा। यार हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उस लड़के को शामिल करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होगा। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का ही प्लेयर ही खिला लें। वो होना लाजमी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो मोस्ट और डिजर्विंग लड़का जो कि रह गया है उसको अपनी टीम में शामिल कर लें। कौमी कप्तान ने कहा कि जो टीमें भी पाकिस्तान आए बिला खौफ व खतर आए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बेहतरीन है। अब तक जितनी टीमों ने भी दौरा किया वो तमाम की तमाम महफूज रही और पाकिस्तान में बेहतर क्रिकेट खेली गई। देखिए, ऑब्वियसली हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली अभी लेटेस्ट ही वाक़या हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की अंडर-19 टीम जो है वो वहाँ पर गई थी, तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आएँ। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ मुल्क है, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसा कि हमेशा PCB ने बोला कि जो है फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी यहाँ पर जितनी भी टीमें आई हैं पिछले 2-3 सालों से, सिक्योरिटी का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आई थिंक इसमें सबको क्रेडिट जाता है, हमारी एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, फ़ौज है, लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ की लाहौर की ले लें आप, कराची की ले लें, उसके बाद PCB का। तो ऑब्वियसली देखें सिक्योरिटी का तो अल्लाह का शुक्र है जितने पिछले 2-3 साल से इवेंट हो रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आएँ, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। और जहाँ तक रही बात कप्तानी की, तो ऑब्वियसली अभी तो देखें अभी कोई डिसाइड नहीं है, तो PCB ने डिसाइड करना है कि कौन कप्तान होगा कौन कप्तान नहीं होगा। तो और जहाँ तक रही बात मिसबा भाई की और वकार भाई की, तो ऑब्वियसली ये लोग आए और पहले भी सपोर्ट करते रहे और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे तमाम प्लेयर्स को। सरफराज अहमद ने कहा कि मुस्तकबिल में कप्तान कौन होगा और उसकी टीम की तश्कील में क्या अथॉरिटी होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। जहां तक नए कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस का ताल्लुक है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। देखें, कुछ बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपकी टेस्ट टीम का प्रीवियसली हिस्सा रहे हैं या ODI टीम का हिस्सा रहे हैं, और अभी कुछ बॉलर जो है आपको डोमेस्टिक से कुछ बॉलर अभी जो है जैसे कैंप लगाया था, तो उसमें कुछ जो बॉलर थे जो कि अपकमिंग बॉलर से उनको कैंप में बुलाया था। तो ऑब्वियसली बॉलर जो है वो टारगेट कर रही है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उन्होंने अभी एक कैंप भी लगाया था, उसमें ही बॉलर आए थे। उसके अलावा अभी जितने भी कोचेज़ हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे कि पहले जो 4 मैचेस होंगे, ऑब्वियसली 4 मैचेस हो जाएंगे T20 कप से पहले, तो उसमें जो बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर होंगे आपको, क्योंकि सारे फास्ट बॉलर भी खेलेंगे, जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो सारे डोमेस्टिक में हिस्सा ले रहे हैं, तो अच्छा आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन से बेस्ट अवेलेबल लॉट है जो कि आपकी टेस्ट में खेल सकती है फास्ट बॉलर्स। देखिए, बिल्कुल जब भी आप कोई भी कैप्टन होना चाहिए, बिल्कुल उसको पूरी सपोर्ट होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड की। जब सपोर्ट होती है तो ऑब्वियसली जो भी कैप्टन होगा वो एतमाद से जो है वो डिसीजन ले सकता है। और जहाँ तक रही बात जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं, तो देखें इसमें एक चीज़ ये है कि जिस टीम का प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस करेगा वो जो है उसका कोच जो है वो सिलेक्टर है। जो 6 टीमें हैं उसमें जो 6 कोचेज होंगे वो सिलेक्टर वो चीफ सिलेक्टर को रिपोर्ट देंगे। तो आई थिंक ये अच्छा है कि जो प्लेयर अपने कोच के सामने ही अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करेगा, ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो चीफ सिलेक्टर को जरूर बताएगा। कौमी कप्तान ने कहा कि इस वक्त वो सिर्फ सिंध के कप्तान हैं, पाकिस्तान के कप्तान वो बरकरार रहते हैं या नहीं, ये फैसला करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। यार देखें, अभी तो ऑब्वियसली मैं सिंध की कप्तानी करने के लिए बैठा हुआ हूँ, अभी अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता और अभी कुछ पता नहीं, ऑब्वियसली PCB करेगा। बलूचिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान इमरान फरहत ने कहा कि नया स्ट्रक्चर आया है जिसे खेलने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना सूदमंद है। इस नई चेंज से शुरू में तो सबको पता ही नहीं था क्या स्ट्रक्चर आना, लेकिन एक PCB का एक प्लान था जो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया था कि करना ही करना है इसमें, क्योंकि चेंजेस तो पूरी दुनिया में आप देखें आ रही है। जिन टीम्स में आप देख रहे हैं सक्सेसफुल हुई है, जैसे लाइक इंग्लैंड अभी वर्ल्ड कप जीता, अपना उनका एक स्ट्रक्चर था, उन्होंने एक प्लान किया हुआ था, वो एक दिन उनको पेड ऑफ कर गया। इसी तरह हमारे भी क्रिकेट बोर्ड ने जो नया आया था, चेंजेस जो आई थी करना चाह रहे थे, जो पूरी दुनिया में जिनको सक्सेस मिल रही है, PCB ने भी वही प्लान किया था और वो अब ये नया स्ट्रक्चर आया, उसको खेल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। इमरान फरहत का कहना था कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मौका मिलेगा। सबको इस सिस्टम की वैल्यू पता है और अब इस सिस्टम में रहने के लिए आपको परफॉर्म करना लाजमी होगा। जो अच्छा कर रहा होता है कोशिश होती है कि उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया। अगर आप अभी से प्लान कर लें कि हम जीतेंगे और हमारी टीम कैसी है,
जो जो लड़के जब सीजन ऑफ होता है उसमें जिस जिसने तैयारी की होती है वो नजर आना शुरू हो जाता है, जो अच्छा खेल रहा होता है। जो अच्छा खेल रहा होता है कोशिश यही होती है कि उसी को मैक्सिमम यूज किया जाए ताकि वो टीम के लिए फायदेमंद हो। लड़कों को पता है नया स्ट्रक्चर है और ये सबसे पहले तो जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं मेरिट पे इसीलिए हुए हैं कि जिस जिसने परफॉर्म किया था वो रिवॉर्डेड हुए हैं। तो आगे उन लोगों को वैल्यू भी पता है सबको परफॉर्मेंस की कि इस नए स्ट्रक्चर में परफॉर्म करेंगे तो आगे जो है वो स्ट्रक्चर में रिमेन कर सकेंगे। सो हमारी टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और जो यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो सबका एक कम्बिनेशन है। तो इंशाल्लाह जब ये पहला मैच खेलेंगे उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि हम लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। जाहिर बात है मॉडर्न डेज मेंटेन हो रहे हैं और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, खाना पीना हर चीज़ बढ़ गई हुई है, तो उसके हिसाब से प्लेयर को लुक आफ्टर किया ताकि वो अच्छा खाएं और पैसा भी बनाएं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ज़रूरत भी है, बढ़ाना भी चाहिए आपको। जितना आप इसमें पैसा भी लाएंगे उतना पैशन भी बढ़ेगा, प्लेयर्स को जो है वो इसके लिए अपनी परफॉर्मेंस देंगे और ताकि आगे उनको और भी मिले। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो डिपार्टमेंट था वो और तरह से अपनी क्रिकेट चलाता था, एसोसिएशन और तरह से चलाता था, तो सबका एक अपना अपना एक आइडिया जो पास में था वो भी एक और तरीका था। ये जॉब है, इसको भी रिमेन करने के लिए लड़कों को जो है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अगर पैसा आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। ये तो सारी दुनिया में ही मिलता है। प्लेयर्स को लुक आफ्टर कर रहा है ना क्रिकेट बोर्ड, प्लेयर को पैसा दे रहा है, प्लेयर का काम है कि उसको अच्छा खेल के जो है वो आंसर करे इसका। इमरान फरहद ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जितना पैसा लाएंगे खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। माजी में डिपार्टमेंट और रीजन भी ये काम करते रहे हैं और अब इस नए सिस्टम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अहम रोल प्ले कर रहा है। देखिए उसमें यह था कि हम लोगों ने सोचा तो था लेकिन हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं था और ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि जिन लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ था उनको भी वरीज थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, क्रिकेट बोर्ड ने जो अच्छी चीज़ ये किया कि जिन्होंने परफॉर्म किया उनको भी टीम्स दे दी और जो लड़के बाकी बचे हैं उनके लिए भी उन्होंने फ्यूचर में प्लान किया। जैसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए उन्होंने जॉब्स ओपन कर दी हैं, वो कोर्स करें, क्रिकेट के लिए काम करें। और जो प्लेयर बाकी बचे हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था इसीलिए वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जो अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो मुझे इसीलिए पसंद आया कि उन्होंने क्या किया कि जो सीनियर्स हैं उनको उन्होंने कोर्सेज करवाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प कर सकें। ठीक है, सो सारों को इन्होंने कोशिश की मर्ज करने की। अब एक स्ट्रक्चर जब बनता है उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जो केस की आप बात करें हमने करना था जरूर, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था ना, पता नहीं था कि क्या करेंगे। अनाउंस जो अभी तक हुआ नहीं था और लड़कों को जाहिर बात है वरीज तो होती हैं और जो लड़के रह गए हैं वो उनका ऐसा स्टेटस नहीं था या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो क्रिकेट के लिए कुछ आगे कर सकें। उनको अब अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। अच्छा नहीं हुआ, वो भी एक सिस्टम था, उसको भी हम लोगों ने खेलना ही खेलना था। वो जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था या जो लड़के सिर्फ जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो आना है, उन्होंने रिप्लेस तो होना ही था इन एनी हाउ। अगर वो जॉब कर भी रहे थे तो उनकी जगह पे नए लड़के, तो डिपार्टमेंट इतना वेट ही नहीं करता। जो परफॉर्म नहीं करता था वो तो वैसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोता ही था और जो लड़के परफॉर्मर थे वो जो है वो आगे चले जाते थे, वो रिमेन कर जाते थे। तो डिपार्टमेंट ने भी कितने लड़के अपने प्रेजेंस में निकालते रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अभी उससे पहले ये लास्ट 3 ईयर से हमने तकरीबन 20 लड़के निकाले थे हबीब बैंक ने। ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं थे, उनका क्रिकेट खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने नए रखे तो उनको भी तो नए लड़कों ने रिप्लेस किया। एक दिन सबने आना है, एक दिन सबने जाना ही है। सो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। नहीं, चाह तो नहीं गई है। देखिए इसमें ये होता है कि आप ये जब चेंजेस आती है ना इस तरह की चीज़ों की, तो कोकोपुरा अगर आया है, कोकोपुरा ने तो वो तो पहले भी कर चुके हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में करना ही करना है। जो पिचेज हैं वो आपको, मुझे ये बताएं, आपने कभी टेस्ट मैच में घास वाला पिच देखा है? ऐसे ही पिच होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक में, जिनको आपको लग रहा है ना कि फ्लैट विकेटें होती हैं, कैसे बॉल करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट तो इससे भी अच्छी ट्रू विकेट होती है, वहां भी तो बॉल करना पड़ता है ना। और जो बड़ा क्लियर सा क्रिकेट बोर्ड का मैसेज है कि ये जो 4 डे हो रहा है, हमारी टेस्ट टीम स्ट्रगल कर रही है। 4 डे में जो परफॉर्म करेगा वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जो वनडे में करेगा वो वनडे के लिए होगा, जो T20 में करेगा वो T20 के लिए एलिजिबल होगा। सो प्लान्स उन्होंने बनाए हैं कि ये क्रिकेट जो है ये खेलनी ही खेलनी है। जो 4 डे में परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए एलिजिबल होगा। और बॉल वाला इतना नहीं है, बॉल तो बहुत अच्छा हुआ, ये चेंज हो गया। जितना बॉलर जो है वो हार्ड वर्क करेगा उतना बैट्समैन भी करेगा। ये ज्यादा कम स्विंग नहीं होता पर खेलना मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसमें टेक्निकल जो अच्छा प्लेयर होगा वो ज्यादा रन करेगा। इमरान फरहद ने कहा कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया अच्छा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन सीनियर क्रिकेटर्स के लिए कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से वाबस्ता थे, कोचिंग कोर्स कराने का फैसला किया ताकि उनका रोजगार बरकरार रहे। जो लड़के रह गए हैं
तो शायद उनका मेयार इतना अच्छा ना था कि वो सिस्टम का हिस्सा रहते। इमरान फरहत का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोकाबुरा गेंद का इस्तेमाल अच्छा है क्योंकि यही गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस्तेमाल होती है। इमरान फरहत ने कहा कि जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं या 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, ये उनका अपना मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसे हैंडल करेगा, लेकिन हम सीनियर्स को अपनी फिटनेस से रोल मॉडल बनना होगा ताकि आने वाले बच्चों को एहसास हो कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। वो उनका अपना एक है, वो अगर वो नहीं खेलना चाहते, अगर उन्हें लगता है कि वो 4 डे क्रिकेट में नहीं खेल सकते तो उनको तो कुछ नहीं करते। वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है जो ऑलरेडी खेल चुके हुए हैं काफी, तो उनको अब लग रहा है कि हम नहीं खेल सकते, तो उनकी अपनी मर्जी है। वो तो अब क्रिकेट बोर्ड उसको देखेगा ना कि उन्होंने उनका क्या लुक आफ्टर करना है, कैसे उसे देखना है। इन सीनियर प्लेयर्स है ना आपके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं जिन्होंने कोई अचीव किया हुआ है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। हम लोग खाली खेल नहीं रहे हैं। लास्ट 3-4 ईयर से जब से मैं इंटरनेशनल नहीं खेला हूँ, आप ये देखेंगे जितने हमारे प्लेयर्स जो है हमने साथ डेवलप भी किए हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखे हैं, उनको प्रॉपर चांस भी दिया, हमने खिलाया है। हम अपने लिए नहीं खेलते खाली, हमें जब सीनियर प्लेयर होता है ना उसको वो बेसिकली काउंसलिंग करना शुरू कर देता है। साथ साथ टीम की जरूरत होती है। कैप्टन जब हमें बनाया जाता है, इसका मतलब हमारा ये नहीं कि हमने खाली अपने भी करना है, हमने उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है, उनको एक पाथवे देते हैं कि वो डोमेस्टिक खेले कैसे, उन्होंने यहाँ पे खेल के परफॉर्म कैसे करना है। वो इसीलिए जो है वो सीनियर्स प्लेयर्स जो अच्छे टॉप के प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने खुद भी परफॉर्म करना होता है और साथ करना भी। हम लोग ने फिटनेस क्यों कर ली, क्योंकि आप ये देखें जितने भी मॉडर्न डेज में एंटर फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हूं, मुझे बनना पड़ा बच्चों के साथ बच्चा, क्योंकि मैंने उनको एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा पैशन है, मैं उनके साथ उसी तरह उनसे बल्कि तेज बनने की कोशिश कर रहा था। लास्ट 2-3 इयर्स में जब मेरा कहा कि मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैंने अपने पैशन से और साथ हमने हर साल प्लेयर भी दिए पाकिस्तान टीम को। हम खाली खेल भी नहीं है। आप ये देखें, मैं ओपनर हूँ, मैंने नीचे भी बैटिंग की, मैंने प्रमोट किया अपने लड़कों को। अगर मैं चाहता तो मैं भी खेल सकता था, ओपन भी कर सकता अगर मुझे कोई ऐसी कोई ग्रेड। ये हर कैप्टन की अपने सीनियर प्लेयर की अपनी अपनी एक परसेप्शंस होती है, वो कैसे चलाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। हम क्रिकेट जब छोड़ेंगे तो साथ हमें ये तो होगा ना कि हमने कुछ दिया भी है, नॉट इवन इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में भी दिया है। एंड प्रूफ यही है कि हम लोग इस साल चैंपियन भी हुए। हमारी टीम को जैसे अब बलोचिस्तान को समझ रहे हैं, उस तरह से हमारी डिपार्टमेंट की टीम को भी समझा जाता था। सो क्या था, इन दी एंड हम लोगों ने चैंपियन हुए बिकॉज हमने क्रिकेट खेली, 7 प्लेयर भी दिए और बस दैट्स इट। अब ये डोमेस्टिक स्टार्ट हो गया, हमने क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट क्या आना है वो डिपेंड कर जाएगा कितने प्लेयर जो है। वो प्लेयर्स को भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। जो अच्छा खेलेगा वो नेशनल टीम में आएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो उसके वो क्रिकेट बोर्ड जाने और प्लेयर्स जाने। मकबूजा कश्मीर में महसूर अवाम से यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में होने वाला जलसा आजाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा साबित हुआ। जिसमें वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना, आजाद कश्मीर के वजीर आजम और उनके आला हुक्काम, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, अदाकार जावेद शेख, हुमायूं सईद और गुलकार फाखिर ने भी खिताब किया। शोबिस से वाबस्ता शख्सियात भी जलसे में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पहुंची थीं। तकरीब के आगाज से कबल पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का तराना भी सुनवाया गया। दरियाओं को सारो वाला आसमान है जिसका परचम
परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, वतन हमारा, आजाद कश्मीर। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में कश्मीर का सफीर बनने का फैसला किया है। कश्मीर का मसला इंसानियत का मसला है। 40 दिन से हमारे कश्मीरी साथी कर्फ्यू की वजह से महसूर हैं। वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ एक बुज़दिल करता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया कश्मीर का दुनिया में सफीर बनने का। सबसे पहली वजह यह कि मैं पाकिस्तानी हूं, फिर कि मैं मुसलमान हूं, और फिर कि मैं एक इंसान हूं। कश्मीर का मसला इस वक्त इंसानियत का मसला है। 40 दिनों से हमारे कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे कर्फ्यू के नीचे हैं, और मैं आज खास तौर पे नरेंद्र मोदी आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान सिर्फ ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है जो आज कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की 9 लाख फौज कश्मीर के शहरियों को घरों में जिस तरह 40 दिन से बंद किया हुआ है। नरेंद्र मोदी, जिसमें भी इंसानियत होती है वो कभी ये नहीं कर सकता। एक दिलेर इंसान कभी औरतों और बच्चों पे ये जुल्म नहीं कर सकता। हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उसकी आरएसएस जो इंतहा पसंदी कश्मीर में कर रही है, मैं पैगाम देना चाहूंगा कि जितना जुल्म कर लो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर के अवाम से डर निकल गया है और अब उन्हें मौत का खौफ नहीं है। मोदी की आरएसएस में मुसलमानों से नफरत भरी पड़ी है। नरेंद्र मोदी और इसकी आरएसएस जो इंतहा पसंद हिंदू जमात जो आज कश्मीर पे कर रही है, लेकिन मैं आज यहां से नरेंद्र मोदी आपको यह भी पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस जुल्म, जितना मर्जी जुल्म कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि कश्मीर की आवाम, बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन, नौजवान, सारा मौत का खौफ खत्म हो चुका है। उनका डर चला गया है। उनको अब आप शिकस्त नहीं दे सकते, जो मर्जी आप कर ले। हम सबको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का बचपन का मेंबर है। आरएसएस वो जमात है जिसके अंदर मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। ये आज से 100 साल पहले जो जमात बनी थी,
इसके सिर्फ दो मकसद थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी ना मुसलमानों को वो बराबर शहरी समझते हैं, ना क्रिश्चियंस को, ना बाकी जितनी भी अकलियतें, ये सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए चाहते थे। और दूसरा, इनके अंदर दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है। और ये नफरत क्यों भरी हुई है कि इनके मुताबिक अगर मुसलमानों का सदियों से हिंदुस्तान पे हुकूमत ना होती तो इनके ज़हन में है कि हिंदुस्तान एक पता नहीं कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुकी होती। ये इनके दो किस्म के इनके ज़हन में ख्यालात, उसकी वजह से ये शुरू से मुसलमानों के खिलाफ थे। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं सारी दुनिया में कश्मीर की सूरत हाल सफीर बनकर बताऊंगा और सारी दुनिया को आरएसएस की असलियत से आगाह करूंगा। ये हिटलर के रास्ते पर चलकर मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ भारत को ही होगा। आरएसएस की आइडियोलॉजी ने ही गांधी का कत्ल किया था। नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि मैं सारी दुनिया में कश्मीर का सफीर बन के जाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि आरएसएस की असलियत क्या है। जिस तरह हिटलर ने और नाजी पार्टी ने जर्मनी में अकलियतों पे जुल्म किया, जिस तरह उन्होंने इंसानों का कत्लेआम किया, ये भी वही उस रास्ते पे चल रहे हैं। इनके जो बानी थे आरएसएस के, वो हिटलर को और मुसोलिनी को रोल मॉडल मानते थे और वो भी चाहते थे कि मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग हो, यानी हिंदुस्तान से निकाला जाए। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं, जो मॉडरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो रोशन ख्याल हैं, उन सब के लिए वो हिंदुस्तान बनने जा रहा है जो ना नेहरू चाहता था और ना गांधी चाहता था, बल्कि यही आरएसएस की आइडियोलॉजी ने गांधी का कत्ल किया था। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर अब बैनुल अक़वामी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल भी 50 साल बाद बात करने पर मजबूर है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी पहली दफा कहने पर मजबूर है कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। कश्मीर इंटरनेशनल हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 50 साल के बाद कश्मीर इशू के ऊपर बात हुई है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद के लोगों, ये सुनो, पहले तो 50 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू की बात हुई, फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोप ने पहली दफा यूरोपियन यूनियन ने कहा कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक होना चाहिए, जिसका मतलब कि कश्मीरियों को हक मिलेगा एक रेफरेंडम के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का।
ये पहली दफा यूरोपियन यूनियन ने कहा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स 58 मुल्कों ने पाकिस्तान की तायद की कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कि कर्फ्यू उठाया जाए। यह भी पहली दफा हुआ। उसके अलावा सुनते जाए, ओआईसी जो इस्लामिक ममालिक के जो कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान कर्फ्यू उठाए कश्मीर के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि बरतानिया के 50 रुकने असेंबली ने कश्मीर का मामला पहली दफा बरतानिया की पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन उन्हें ज्यादा खुशी हुई कि जब अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को खत लिखा कि कश्मीर में मुदाखलत करें। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब करते हुए कश्मीर के मामले को उजागर करेंगे और ये वाजे कर दें कि कश्मीरियों को मायूस नहीं होने देंगे। 40 बल्कि 50 बरतानिया के एमपीज ने बरतानिया की पार्लियामेंट में कश्मीर के लिए पहली दफा बात की, लेकिन सबसे ज्यादा हमें खुशी हुई कि अमेरिका के अंदर सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को खत लिखा है कि हम मुदाखलत करें कश्मीर में। और अभी मुजफ्फराबाद के बाशऊर नौजवानों, ख्वातीन, अभी अब सब इंतजार करें कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह अपने कश्मीरियों को मायूस नहीं करूंगा। मैं वो अपने कश्मीरियों के लिए स्टैंड लूंगा इंशाअल्लाह, जो कभी नहीं आज तक किसी ने कश्मीरियों के लिए ऐसे नहीं खड़ा हुआ जो इंशाअल्लाह मैं खड़ा होऊंगा। इंटरनेशनल मीडिया पे मैं कश्मीर की बकायदा हर मीडिया के ऊपर बात करूंगा। मौका मिले तो आज मेरा रशियन टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू सुनना जो मैं कश्मीर के ऊपर कहता हूं। कल अल जजीरा पे सुनना मेरा इंटरव्यू कश्मीर के ऊपर। इंशाअल्लाह आपको फख्र होगा कि जो कश्मीरियों का सफीर है वो कश्मीरियों के लिए खड़ा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि जो उनकी फौज जुल्म कर रही है, अब उसके बाद कश्मीर से इंतहा पसंदी उठेगी। जिन पर आप जुल्म कर रहे हैं वो फिर लड़ेंगे, क्योंकि जुल्म इंतहा पर पहुंच जाता है तो फिर इंसान मरने मारने को ही तैयार होता है। हिंदुस्तान को मैं आज बताना चाहता हूं कि जो कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज जुल्म कर रही है, मैं आज हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि यहां से इंतहा पसंदी उठेगी। लोग जिन लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, जैसे भी वो लड़ेंगे, क्योंकि जब आप जुल्म का इतना इंतहा पे पहुंच जाता है तो हर इंसान आखिर में फैसला करता है कि जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है।
वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। भारतीय हुकूमत उनको क्या पैगाम दे रही है कि यहाँ आपके लिए जगह नहीं, और अगर यहाँ रहना है तो सेकंड क्लास शहरी बनकर रहें। अगर कोई यहाँ गाय का गोश्त खाएगा तो आरएसएस के जालिम कारिंदे उन्हें सड़क पर कत्ल कर देंगे। हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये 20 करोड़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों पे आप ये जुल्म जब करते हैं तो आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पैगाम दे रहे हैं कि यहां आपके लिए जगह नहीं, यहां आपने रहना है तो सेकंड क्लास शहरियों की तरह रहे। यहां आपके हुकूक नहीं, यहां आपको इंसान नहीं समझा जाता, यहां आपको जानवरों की तरह रखा जाएगा। कहीं किसी ने गाय का किसी को पर इल्जाम लग गया कि गाय का गोश्त खाया है, उसको आरएसएस के गुंडे सड़कों पे कत्ल करेंगे और उनको कोई अदालत हिंदुस्तान की सजा नहीं देगी। ये पैगाम दे रहे हैं आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह कश्मीर में एक मुसलमान अक्सरियत को 9 लाख फौजियों के जरिए अकलियत में तब्दील करेंगे और उनको कत्ल करेंगे, बच्चों के अगर उनके बच्चे निकलेंगे तो उनको अंधा करेंगे पैलेट गन से, उनकी औरतों के अंदर घरों में घुस जाएंगे। बूढ़े बेचारे आज जो बीमार हैं वो बेचारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो जब आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम देंगे कि इस हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उनको आप इंतहा की तरफ धकेलेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर के 1.25 अरब मुसलमान सब देख रहे हैं, उनकी हुकूमतें भारत से तिजारत की वजह से खामोश हैं, मगर ये याद रखें कि इन्हीं में से मुसलमान उठेंगे और बंदूक उठाएंगे, क्योंकि वो कश्मीर के मजलूम अवाम को मरता हुआ नहीं देख सकते। 1.25 अरब मुसलमान है दुनिया में, वो सब देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। फिक्र नहीं कि अगर उनकी हुकूमतें अपनी तिजारत की वजह से अगर आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप है या ऐसे बोल नहीं रही, सारी मुसलमान दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ, और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग, इनमें से भी लोग बंदूक उठाएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये मुसलमानों को इंतहा की तरफ धकेल रहा है। हमारा दीन का नाम इस्लाम का मतलब ही अमन है। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जब ये जुल्म देखती है दुनिया, जब मुसलमान देखता है कि जुल्म हो रहा है और दुनिया चुप करके तमाशा देख रही है, तो लोग इंतहा की तरफ जाते हैं, लोग इंतशार की तरफ जाते हैं। क्या चाहते क्या चाहते क्या चाहते क्या चाहते? क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि जितना वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं
पिलवाना मामले के बाद एक नौजवान पर जुल्म किया गया, जिसके बाद उसने तंग आकर जिस्म पर बम बांधा और बांधने के बाद भारतीय फौजियों पर हमला कर दिया, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। फिर भारत के जंगी जहाज पाकिस्तान आए, जिन्हें हमने गिराया। इसके बाद अमन के लिए हमने उनका पायलट वापस किया, जिसे हरगिज हमारी कमजोरी या बुजदिली ना समझा जाए। हम अमन चाहते हैं। और मैं जितना जानता हूं हिंदुस्तान को, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जब पुलवामा के अंदर एक 20 साला नौजवान जिसको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको पर जुल्म किया, वो 20 साला नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि जो बेचारे कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, उसकी वजह से वो एक नौजवान अपनी जान के लिए जान पे खेल देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी है। और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या हुआ। हिंदुस्तान का जहाज गिराया और अपनी एयरफोर्स को हम मुबारक देते हैं, सलाम करते हैं अपनी फौज को और एयरफोर्स को। लेकिन हमने उनका जो पायलट था वापस कर दिया, क्योंकि हम हिंदुस्तान को कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात से अपने मसले हल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में और नरेंद्र मोदी ने, हमने पायलट वापस किया तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि देखें पाकिस्तान डर गया है, डर के पायलट वापस कर दिया है। नरेंद्र मोदी, ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरता। एक ईमान वाला आदमी, अल्लाह तो कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ईमान वाले आदमी में तो खौफ है ही नहीं। जब वो मौत से नहीं डरता, उसमें क्या खौफ है। तो नरेंद्र मोदी गलत फहमी में ना रहना, इसलिए पायलट वापस नहीं किया कि हमें डर था तुम्हारे से, इसलिए वापस किया कि हम अमन चाहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर बुरी नजर डाली तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो आज भी आलमी कम्युनिटी को वाजे करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हिटलर को रोकें और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने में मदद करें। वो चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। तो ये भी सुन लो नरेंद्र मोदी, ये याद रखना कि अगर तुमने फिर ये सोचा कि दुनिया की नजर कश्मीर से उठा के पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की आपके इस बारी या जेट या फौज आए, तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। ये वो कौम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी। एक दफा जंग हो गई, इसलिए मैं आज भी आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। ये वक्त कि इसको बताओ कि कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए और कश्मीरियों को उनका हक दे जो यूनाइटेड नेशंस ने
1948 में उनको दिया था कि उनको रेफरेंडम के जरिए अपनी तकदीर, अपने मुस्तकबिल का कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम के जरिए फैसला करने का मौका दिया जाए। जो कश्मीर के लोग चाहते हैं हम सबको मंजूर है। जो कश्मीर के लोग चाहते हैं ये उनका हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और हम पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम राजी होते हैं, जो हो जाती है नाराजी तो बेटे राजी होते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कश्मीर के नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जानता हूं आप सबकी नजरें लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब हैं और आपसे अपने भाइयों पर होने वाले मजालिम बर्दाश्त नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक मैं ना कहूं आप कंट्रोल लाइन की जानिब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा और सारी दुनिया के जहन नशीन करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी नहीं आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जो इकदामात कश्मीर के लिए उठाए उस पर वो मुबारकबाद पेश करते हैं। 5 अगस्त के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जो इकदामात उठाए हैं कश्मीर के हवाले से, बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क, इसमें हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ कश्मीर की कुर्बानियां और आपकी कोशिशों से जो UNHCR की मौसर चार्जशीट बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के खिलाफ दी गई है, हम उस पर उसके शुक्रगुजार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि हमारे वजीर आजम आजाद कश्मीर में जलसा कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी तुम में हिम्मत है तो मकबूजा कश्मीर के दारुल खिलाफा श्रीनगर में जलसा कर दिखाओ। न तुम में इतनी जुर्रत है और न हिम्मत। चैलेंज करके पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, क्या आज तुम श्रीनगर में तो मकबूजा कश्मीर का दारुल खिलाफा है, वहां जाकर कश्मीरियों से खिताब कर सकते हो? बताओ, कर सकेगा? जुर्रत करेगा? नहीं कर सकता। अगर जुर्रत है, अगर हिम्मत है और अगर तुम समझते हो कि तुमने कश्मीर का उनके लोगों के लिए कोई कारनामा सरंजाम दिया है, तो मैं आज मुतालबा करता हूं कि मोदी कर्फ्यू हटाओ और तमाशा देखो। तुमने तो पाबंद सलासल कर दिया,
वफाकी वजीर बराए कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम के मशकूर हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए और नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा सारी दुनिया को दिखाया। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम का और पूरी कश्मीर की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि आज हमेशा की तरह वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक, जितने भी इदारे और जितने भी लोग चाहे जिस मजहब के हैं जो आज कश्मीर मकबूजा कश्मीर के लोगों के हक की आवाज उनकी आज़ादी के लिए आज उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं और सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के मीडिया को भी और दुनिया के मीडिया को जो आज मोदी का वो भयानक चेहरा दुनिया के सामने अयां कर रहा है कि मोदी जिस नजरिए पे चल रहा है और जिस तरीके से 40 दिन से उसने 80 लाख लोगों पे पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है, मैं अपनी पाक फौज को भी सलाम पेश करता हूं। साबिक कौमी कप्तान बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि वो हर जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ हैं। मैं हर जालिम के खिलाफ हूँ, मजलूम के साथ हूँ। बात कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। और सिर्फ जुल्म मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? असल सवाल पूछने वाला यह है यूनाइटेड नेशन और बड़ों से कि मुसलमानों पे जुल्म क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो हम सबको होशियार हो जाना चाहिए, हम सबको एक कौम बनना चाहिए। जब तक हम एक बात याद रखना मेरी जान, जब तक एक कौम नहीं होंगे ये लोग हम पे इसी तरह जुल्म करते रहेंगे। हमने एक कौम बनना है। मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन्होंने दुनिया में आवाज फैलाई और खास तौर पे जिनका बहुत अहम रोल है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मारूफ अदाकार जावेद शेख और हुमायूं सईद ने कहा कि हम तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी कश्मीर की मोहब्बत में आए हैं। सारे आर्टिस्ट हुमायूं सईद, मैं, फाखिर, माया अली, हरीम फारूक, शहजाद रॉय, हम सब यहाँ, हुमायूं सईद, हम सब यहाँ आपकी मोहब्बत में आए हैं, कश्मीर की मोहब्बत में आए हैं और हमेशा हम आप लोगों के साथ रहेंगे। हम सिर्फ यहाँ ये बताने आए हैं कि पाकिस्तान की पूरी कौम, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान कश्मीर कॉज के साथ है। हम आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे जब तक कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आजाद नहीं होता। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मोहब्बत दी। इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीर। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, मैं देखता हूं कि जहां भी दुनिया में जुल्म होता है हम पाकिस्तानी अपनी आवाज उठाते हैं, तो हम यहां कश्मीर भाइयों के लिए जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह जिस तकलीफ में वो हैं हम उन्हें उस तकलीफ से जरूर निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मारूफ गुलकार फाखिर ने कहा कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरी आवाम और कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। मैं पाकिस्तान से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए पैगाम लेके आया हूं, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, बॉर्डर के इस पार हो या उस पार हो, कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों को खून के आखिरी कतरे तक तन्हा नहीं छोड़ेगा। हम हमेशा अपने कश्मीर कॉज के साथ हैं। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान
श्रीनगर की 16 साला अरफा रुबीना को भारतीय आर्मी ने आंखों से महरूम कर दिया। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। अरफा सुबह अपने घर में सबक पढ़ रही थी कि 2 भारतीय आर्मी के एहलकार घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। अरफा ने जवाब दिया कि मेरा भाई कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने गया है। कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। गुस्से में आग बगूला भारतीय आर्मी के सिपाही ने अरफा के बाल पकड़कर घसीटते हुए कहा कि क्या तुम्हें भी आजादी चाहिए। अरफा ने चीख कर कहा, कश्मीर के मुसलमानों का एक सतान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। क्या कर रहे हैं मुसलमान कश्मीर के अंदर? हमारी बहू बेटियों की काफी में हाथ लौट रही है, वो बेटियां जिनके सर को कभी आसमान के सितारों ने नहीं देखा था। अल्लाह 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 उन बेटियों के कपड़े हिंदुस्तानी फौज फाड़ रहे हैं। राह मस्जिद की पर सजदे कैसे रोकेगा, मासूम दुआओं का रास्ता तू कह दे कैसे रोकेगा। क्यों लाचारों की आहें टूटे दिल की फरियादें। ये सुनकर अरफा पर भारतीय आर्मी ने बदतरीन तशद्दुद किया और जब कलेजा ठंडा ना हुआ तो अरफा के चेहरे पर बैलेट गन से फायर किया, जिसकी वजह से अरफा बीनाई से महरूम हो गई। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। अरफा ने फिर भी पैगाम दिया कि देखने से महरूम कर सकते हो मगर आवाज नहीं दबा सकते। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा, छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा। ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को। जुल्म की इंतहा हो गई, कब खड़ी होगी आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा। अगर आज दुनिया ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। जिस तरह हिटलर के सामने जब दुनिया खड़ी नहीं हुई, उसके बाद 5 से 6 करोड़ इंसान दूसरी जंग अजीम में मारे गए। चीर के अब नूर सवेरा निकलेगा, तू छीन ले ये आंखें हमसे, पर अब तू कैसे छीनेगा। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया
बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 71वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। अपना धार गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान के बनते ही बानी पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक की बात की। हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को मुसलमानों के मसावी करार दिया। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, पिन्हा तेरे पैगाम में जादू था निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। कायद आजम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ वाजे कर गए थे। कायद आजम ने हिंदुस्तान में रुक जाने वाले मुसलमानों को खबरदार करते हुए कहा था कि तुम्हारी नस्लें मुस्तकबिल में हिंदुओं को यकीन दिलाएंगी कि हम तुम्हारे साथ मुखलिस हैं। भारत ने आज कश्मीर में मजालिम की इंतहा की हुई है। न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारतीय मुसलमान भी इंतहाई तकालीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, सारी दुनिया वो तमाशा खूब देख रही है। आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। अंग्रेज साम्राज्य के सामने डटकर कायद आजम जिस तरह खड़े हुए, वो सब ने देखा और मुसलमानों को एक अलहदा वतन बना के दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। BTV पर हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे। इंसान दुश्मन नरेंद्र मोदी की मक्कारियां और सिफाकारियां बढ़ने लगीं। को मुल्क बदर करके तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के योम आजादी 14 अगस्त पर योम यकजहती कश्मीर और 15 अगस्त भारत के योम आजादी पर योम सियाह मनाने का फैसला। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर।
पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रीमियर टूर्नामेंट कायद-ए-आजम ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप कल से मुल्क भर में शुरू हो रहा है। कराची में सिंध और बलूचिस्तान की टीमों का मैच UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खेला जाएगा। दोनों टीमों ने गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस की। सिंध और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नया डोमेस्टिक सिस्टम है और PCB का भी यही टारगेट है कि खेल में बेहतरी आए। PCB ने जो टीमें तश्कील दी है उसमें काफी खिलाड़ी आ गए हैं, लेकिन जो नहीं आ सके वो मेहनत करके दोबारा टीम में जगह बना सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली टारगेट तो क्रिकेट बोर्ड ने सोचा होगा कि वो इस स्ट्रक्चर को लेके क्या उनके टारगेट है। अभी टारगेट सबका ये जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट या पाकिस्तानी टीम को बेहतर करना है। और अच्छी चीज़ ये कि आपके जो पहले नज़र आ रहा था कि यार शायद कुछ प्लेयर्स वो रह जाएंगे, लेकिन जो टीमें बनी है उसमें बजाय ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि शायद कुछ रह गए हों, लेकिन जो आपके ज़्यादातर प्लेयर्स थे वो इस वक्त टीमों में मौजूद हैं। तो अच्छी चीज़ ये कि कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें ये होगा कि लड़कों को और ज़्यादा मेहनत करने का वो आएगा कि हाँ यार, अब एक टीम है शहर की तो मैंने उस टीम में कैसे जगह बनानी है और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर मैं पहले 50-70% मेहनत करता तो अब मुझे 100% मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप इस सिंध की टीम की बात करते हैं या और टीमों की बात करते हैं, कुछ वो प्लेयर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कुछ वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, कुछ वो हैं जो कर चुके हैं और जिन्होंने करनी है आगे जाके। तो आई थिंक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सबका कि जूनियर सीनियर प्लेयर जो है वो मिक्स होकर खेल रहे हैं और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरफराज अहमद ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का सोचा वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, अपनी जिस्मानी साख्त को बेहतर समझते हैं, शायद इसी वजह से वो अब 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। देखें, ऑब्वियसली जिन्होंने रिटायरमेंट का कहा है वो उनकी अपनी सोच होगी, वो ज़्यादा अपने बेहतर समझना रखते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है नहीं खेल सकती। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो कि आपकी पूरी जान लगती है। टेस्ट क्रिकेट जो है वो आसान नहीं है। आपने 5 दिन ग्राउंड में रहना है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, स्पिनर हो, तो वो आसान नहीं है। हर बंदे ने अपनी बॉडी को देखते हुए जो है उसने अपने करियर को डिसाइड करना है। ऑब्वियसली जिन्होंने डिसाइड किया है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो कौन सा फॉर्मेट जो है वो खेल सकते हैं। और ऑब्वियसली जो क्रिकेट है वो जो सही मानों में क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। सरफराज अहमद ने कहा कि तमाम सूबाई टीमों के कोचेस अब सिलेक्टर भी हैं। इस सिलसिले में कप्तान की क्या अथॉरिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर बता सकता है। देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसमें किसका इन्फ्लुएंस है या किसका इन्फ्लुएंस नहीं है। आई थिंक ये तो अब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, जो जिन लोगों को पता है उस बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि इस चीज़ के पीछे क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। तो आई थिंक मेरा इस पर कहना जो है वो बनता नहीं है। और जहाँ तक रही बात ऑब्वियसली सिलेक्शन की, जो भी आपने बोला कि जो कोचेज़ हैं वो सिलेक्टर होंगे, तो अब ये ऑब्वियसली एक नया सिस्टम आया है, तो अब उसमें मुझे नहीं मालूम कि कैप्टन की क्या अथॉरिटी है और क्या अथॉरिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो यार मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो चाहेगा वो तो PCB चाहेगा। PCB इसमें ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले के कैप्टन को इन्वॉल्व होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये डिसीजन जो है PCB का है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कोचेस को ही टीम सेलेक्ट करनी चाहिए या। सरफराज अहमद का कहना है कि श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ किया है। हाल ही में अंडर-19 टीम भेजी जब वहाँ हालात बेहतर नहीं थे। वो उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कोशिशें कर रहा है। नहीं यार, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो आएंगे। देखें, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बात है कि PCB अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीरीज होगी। सरफराज अहमद ने कहा कि एक खिलाड़ी जो काफी अरसे टीम का हिस्सा रहा, उसकी तब्दीली इतना आसान काम नहीं, लेकिन डोमेस्टिक में बॉलर्स को देखेंगे जो उनका खला पुर कर सकें। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपका एक जो प्लेयर होता है, जो टीम का एक प्लेयर होता है, कि अगर वो खेल रहा हो तो एकदम वो जैसे बीच में सम टाइम ऐसा होता है कोई रिटायरमेंट ले लेता है या कोई अनफिट हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी रिकवरी जो है फ़ौरन हो। तो ऑब्वियसली अब कोशिश करेंगे जो डोमेस्टिक में बॉलर्स हैं, बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हैं। अभी डोमेस्टिक हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ का, उसके बाद श्रीलंका से 2 टेस्ट हैं, फिर आपके बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। तो कोशिश करेंगे कि इन 4-5 मैचों में जो आपके डोमेस्टिक के बॉलर्स हैं, जो बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स हो, कोशिश करेंगे कि उनका जो खला है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा कि PCB की कोशिशें हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार बड़ा अहम रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दीगर क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें और इस मौके पर मदद करें।
देखें बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जितनी एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 10 सालों में की है, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। और पिछले 3 सालों में जो यहाँ पे क्रिकेट वापस आई, PSL का दो फाइनल हो चुके हैं, वर्ल्ड 11 पूरी खेल की गई है, श्रीलंका खेल के गई है। और आई थिंक ये भी कोशिश जब आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, लेकिन अब ये ICC को भी चाहिए और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के और भी क्रिकेट बोर्ड हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया है। अगर आप अभी भी देखें तो श्रीलंका की जब सीरीज हुई है, पाकिस्तान ने अपनी जूनियर टीम जो है वो हमने एक से डेढ़ हफ्ते के बाद जो हमने टीम भेजी। उसके अलावा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने दूसरे लोगों को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया, तो अब हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और क्रिकेट बोर्ड से और ICC से कि इस मामले में जो है पाकिस्तान की मदद करें ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा रिवाइव हो। कौमी कप्तान ने कहा कि कज़ाफी स्टेडियम में लगने वाला कैंप खासा बेहतर रहा, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बेहतर बनाने में मदद मिली और इसका फायदा अब आने वाले सीजन में होगा। नहीं देखिए, सुपर फिटनेस तो खैर वो बहुत सुपर फिट लड़के हैं, वजन नहीं है भाई, अभी लोग बोल रहे हैं वो आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग हुई है, हमारा अच्छा कैंप हुआ है और जो कैंप हुआ है इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि जो भी मुझे भी और लड़कों को भी फायदा होगा। यार हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उस लड़के को शामिल करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होगा। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का ही प्लेयर ही खिला लें। वो होना लाजमी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जो मोस्ट और डिजर्विंग लड़का जो कि रह गया है उसको अपनी टीम में शामिल कर लें। कौमी कप्तान ने कहा कि जो टीमें भी पाकिस्तान आए बिला खौफ व खतर आए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बेहतरीन है। अब तक जितनी टीमों ने भी दौरा किया वो तमाम की तमाम महफूज रहीं और पाकिस्तान में बेहतर क्रिकेट खेली गई। देखिए ऑब्वियसली हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली अभी लेटेस्ट ही वाक़या हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की अंडर-19 टीम जो है वो वहाँ पर गई थी, तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आएँ। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ मुल्क है, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसा कि हमेशा PCB ने बोला कि जो है फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी यहाँ पर जितनी भी टीमें आई हैं पिछले 2-3 सालों से, सिक्योरिटी का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आई थिंक इसमें सबको क्रेडिट जाता है, हमारी एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, फ़ौज है, लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ की लाहौर की ले लें आप, कराची की ले लें, उसके बाद PCB का। तो ऑब्वियसली देखें सिक्योरिटी का तो अल्लाह का शुक्र है जितने पिछले 2-3 साल से इवेंट हो रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आएँ, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। और जहाँ तक रही बात कैप्टन की कप्तानी की, तो ऑब्वियसली अभी तो देखें अभी कोई डिसाइड नहीं है, तो PCB ने डिसाइड करना है कि कौन कप्तान होगा कौन कप्तान नहीं होगा। तो और जहाँ तक रही बात मिसबा भाई की और वकार भाई की, तो ऑब्वियसली ये लोग आए और पहले भी सपोर्ट करते रहे और आगे भी इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे तमाम प्लेयर्स को। सरफराज अहमद ने कहा कि मुस्तकबिल में कप्तान कौन होगा और उसकी टीम की तश्कील में क्या अथॉरिटी होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। जहां तक नए कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस का ताल्लुक है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। देखें कुछ बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि आपकी टेस्ट टीम का प्रीवियसली हिस्सा रहे हैं या ODI टीम का हिस्सा रहे हैं, और अभी कुछ बॉलर जो है आपको डोमेस्टिक से कुछ बॉलर अभी जो है जैसे कैंप लगाया था, तो उसमें कुछ जो बॉलर थे जो कि अपकमिंग बॉलर से उनको कैंप में बुलाया था। तो ऑब्वियसली बॉलर जो है वो टारगेट कर रही है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उन्होंने अभी एक कैंप भी लगाया था, उसमें ही बॉलर आए थे। उसके अलावा अभी जितने भी कोचेज़ हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे कि पहले जो 4 मैचेस होंगे, ऑब्वियसली 4 मैचेस हो जाएंगे T20 कप से पहले, तो उसमें जो बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर होंगे आपको, क्योंकि सारे फास्ट बॉलर भी खेलेंगे, जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो सारे डोमेस्टिक में हिस्सा ले रहे हैं, तो अच्छा आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन से बेस्ट अवेलेबल लॉट है जो कि आपकी टेस्ट में खेल सकती है फास्ट बॉलर। देखिए बिल्कुल जब भी आप कोई भी कैप्टन होना चाहिए बिल्कुल उसको पूरी सपोर्ट होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड की। जब सपोर्ट होती है तो ऑब्वियसली जो भी कैप्टन होगा वो एतमाद से जो है वो डिसीजन ले सकता है। और जहाँ तक रही बात जो प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, तो देखें इसमें एक चीज़ ये है कि जिस टीम का प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस करेगा वो जो है उसका कोच जो है वो सिलेक्टर है। जो 6 टीमें हैं उसमें जो 6 कोचेज होंगे वो सिलेक्टर वो चीफ सिलेक्टर को रिपोर्ट देंगे। तो आई थिंक ये अच्छा है कि जो प्लेयर अपने कोच के सामने ही अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करेगा ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो चीफ सिलेक्टर को जरूर बताएगा। कौमी कप्तान ने कहा कि इस वक्त वो सिर्फ सिंध के कप्तान हैं, पाकिस्तान के कप्तान वो बरकरार रहते हैं या नहीं ये फैसला करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। यार देखें अभी तो ऑब्वियसली मैं सिंध की कप्तानी करने के लिए बैठा हूँ, अभी अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता और अभी कुछ पता नहीं, ऑब्वियसली PCB करेगा। बलूचिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान इमरान फरहत ने कहा कि नया स्ट्रक्चर आया है जिसे खेलने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना सूदमंद है। इस नई चेंज से शुरू में तो सबको पता ही नहीं था क्या स्ट्रक्चर आना, लेकिन एक PCB का एक प्लान था जो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया था कि करना ही करना है इसमें, क्योंकि चेंजेस तो पूरी दुनिया में आप देखें आ रही है। जिन टीम्स में आप देख रहे हैं सक्सेसफुल हुई है, जैसे लाइक इंग्लैंड अभी वर्ल्ड कप जीता, अपना उनका एक स्ट्रक्चर था, उन्होंने एक प्लान किया हुआ था, वो एक दिन उनको पेड ऑफ कर गया। इसी तरह
हमारे भी क्रिकेट बोर्ड ने जो नया आया था, चेंजेस जो आई थी, करना चाह रहे थे, जो पूरी दुनिया में जिनको सक्सेस मिल रही है, पीसीबी ने भी वही प्लान किया था और वो अब ये नया स्ट्रक्चर आया, उसको खेल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। इमरान फरहद का कहना था कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मौका मिलेगा। सबको इस सिस्टम की वैल्यू पता है और अब इस सिस्टम में रहने के लिए आपको परफॉर्म करना लाजमी होगा। जो अच्छा कर रहा होता है, कोशिश होती है कि उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। अगर आप अभी से प्लान कर लें कि हम जीतेंगे और हमारी टीम कैसी है, जो लड़के जब सीजन ऑफ होता है उसमें जिसने तैयारी की होती है वो नजर आना शुरू हो जाता है। जो अच्छा खेल रहा होता है, कोशिश यही होती है कि उसी को मैक्सिमम यूज किया जाए ताकि वो टीम के लिए फायदेमंद हो। लड़कों को पता है नया स्ट्रक्चर है और ये सबसे पहले तो जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं मेरिट पे इसीलिए हुए हैं कि जिसने परफॉर्म किया था वो रिवॉर्डेड हुए हैं। तो आगे उन लोगों को वैल्यू भी पता है सबको परफॉर्मेंस की कि इस नए स्ट्रक्चर में परफॉर्म करेंगे तो आगे जो है वो स्ट्रक्चर में रिमेन कर सकेंगे। सो हमारी टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और जो यंगस्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है वो सबका एक कम्बिनेशन है। तो इंशाल्लाह जब ये पहला मैच खेलेंगे उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि हम लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है मॉडर्न डेज मेंटेन हो रहे हैं और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, खाना पीना हर चीज़ बढ़ गई हुई है, तो उसके हिसाब से प्लेयर को लुक आफ्टर किया ताकि वो अच्छा खाएं और पैसा भी बनाएं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ज़रूरत भी है, बढ़ाना भी चाहिए आपको। जितना आप इसमें पैसा भी लाएंगे उतना पैशन भी बढ़ेगा। प्लेयर्स को जो है वो इसके लिए अपनी परफॉर्मेंस देंगे और ताकि आगे उनको और भी मिले। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो डिपार्टमेंट था वो और तरह से अपनी क्रिकेट चलाता था, एसोसिएशन और तरह से चलाता था, तो सबका एक अपना अपना एक आइडिया जो पास में था वो भी एक और तरीका था। ये जॉब है, इसको भी रिमेन करने के लिए लड़कों को जो है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अगर पैसा आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। ये तो सारी दुनिया में ही मिलता है। प्लेयर्स को लुक आफ्टर कर रहा है ना क्रिकेट बोर्ड, प्लेयर को पैसा दे रहा है। प्लेयर का काम है कि उसको अच्छा खेल के जो है वो आंसर करे इसका। इमरान फरहद ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जितना पैसा लाएंगे खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। माजी में डिपार्टमेंट और रीजन भी ये काम करते रहे हैं और अब इस नए सिस्टम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अहम रोल प्ले कर रहा है। देखिए उसमें यह था कि हम लोगों ने सोचा तो था लेकिन हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं था और ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि जिन लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ था उनको भी वरीज थी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, क्रिकेट बोर्ड ने जो अच्छी चीज़ ये किया कि जिन्होंने परफॉर्म किया उनको भी टीम्स दे दी और जो लड़के बाकी बचे हैं उनके लिए भी उन्होंने फ्यूचर में प्लान किया। जैसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए उन्होंने जॉब्स ओपन कर दी हैं, वो कोर्स करें, क्रिकेट के लिए काम करें। और जो प्लेयर बाकी बचे हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। जो अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो मुझे इसीलिए पसंद आया कि उन्होंने क्या किया कि जो सीनियर्स हैं उनको उन्होंने कोर्सेज करवाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प कर सकें। ठीक है, सो सारों को इन्होंने कोशिश की मर्ज करने की। अब एक स्ट्रक्चर जब बनता है उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जो केस की आप बात करें हमने करना था जरूर, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था ना, पता नहीं था कि क्या करेंगे। अनाउंस जो अभी तक हुआ नहीं था और लड़कों को जारी बात है वरीज तो होती हैं और जो लड़के रह गए हैं वो उनका ऐसा स्टेटस नहीं था या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो क्रिकेट के लिए कुछ आगे कर सकें। उनको अब अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। अच्छा नहीं हुआ, वो भी एक सिस्टम था, उसको भी हम लोगों ने खेलना ही खेलना था। वो जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था या जो लड़के सिर्फ जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो आना है, उन्होंने रिप्लेस तो होना ही था इन एनी हाउ। अगर वो जॉब कर भी रहे थे तो उनकी जगह पे नए लड़के, तो डिपार्टमेंट इतना वेट ही नहीं करता। जो परफॉर्म नहीं करता था वो तो वैसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोता ही था और जो लड़के परफॉर्मर थे वो जो है वो आगे चले जाते थे, वो रिमेन कर जाते थे। तो डिपार्टमेंट ने भी कितने लड़के अपने प्रेजेंस में निकालते रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अभी उससे पहले ये लास्ट 3 ईयर से हमने तकरीबन 20 लड़के निकाले थे हबीब बैंक ने। ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं थे, उनका क्रिकेट खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने नए रखे तो उनको भी तो नए लड़कों ने रिप्लेस किया। एक दिन सबने आना है, एक दिन सबने जाना ही है। सो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। नहीं, चाह तो नहीं गई है। देखिए इसमें ये होता है कि आप ये जब चेंजेस आती है ना इस तरह की चीज़ों की, तो कोकोपुरा अगर आया है, कोकोपुरा ने तो वो तो पहले भी कर चुके हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में करना ही करना है। जो पिचेस हैं वो आपको, मुझे ये बताएं, आपने कभी टेस्ट मैच में घास वाला पिच देखा है? ऐसे ही पिच होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक में, जिनको आपको लग रहा है ना कि फ्लैट विकेट होती हैं, कैसे बॉल करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट तो इससे भी अच्छी ट्रू विकेट होती है, वहां भी तो बॉल करना पड़ता है ना। और जो बड़ा क्लियर सा क्रिकेट बोर्ड का मैसेज है कि ये जो 4 डे हो रहा है, हमारी टेस्ट टीम स्ट्रगल कर रही है। 4 डे में जो परफॉर्म करेगा वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जो वनडे में करेगा वो वनडे के लिए होगा, जो T20 में करेगा वो T20 के लिए एलिजिबल होगा। सो प्लान्स
उन्होंने बनाए हैं कि ये क्रिकेट जो है ये खेलनी ही खेलनी है। जो 4D में परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए एलिजिबल होगा। और बॉल वाला इतना नहीं है, बॉल तो बहुत अच्छा हुआ ये चेंज हो गया। जितना बॉलर जो है वो हार्ड वर्क करेगा उतना बैट्समैन भी करेगा। ये ज्यादा कम स्विंग नहीं होता पर खेलना मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसमें टेक्निकल जो अच्छा प्लेयर होगा वो ज्यादा रन करेगा। इमरान फरहत ने कहा कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया अच्छा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन सीनियर क्रिकेटर्स के लिए कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से वाबस्ता थे कोचिंग कोर्स कराने का फैसला किया ताकि उनका रोजगार बरकरार रहे। जो लड़के रह गए हैं तो शायद उनका मेयार इतना अच्छा ना था कि वो सिस्टम का हिस्सा रहते। इमरान फरहत का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोकाबुरा गेंद का इस्तेमाल अच्छा है क्योंकि यही गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस्तेमाल होती है। इमरान फरहत ने कहा कि जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं या 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलना चाहते ये उनका अपना मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसे हैंडल करेगा। लेकिन हम सीनियर्स को अपनी फिटनेस से रोल मॉडल बनना होगा ताकि आने वाले बच्चों को एहसास हो कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। वो उनका अपना एक है, वो अगर वो नहीं खेलना चाहते, अगर उन्हें लगता है कि वो 4डे क्रिकेट में नहीं खेल सकते तो उनको तो कुछ नहीं करते। वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है ना जो ऑलरेडी खेल चुके हुए हैं काफी, तो उनको अब लग रहा है कि हम नहीं खेल सकते तो उनकी अपनी मर्जी है। वो तो अब क्रिकेट बोर्ड उसको देखेगा ना कि उन्होंने उनका क्या लुक आफ्टर करना है, कैसे उसे देखना है। इन सीनियर प्लेयर्स है ना आपके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं जिन्होंने कोई अचीव किया हुआ है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। हम लोग खाली खेल नहीं रहे हैं। लास्ट 3-4 ईयर से जब से मैं इंटरनेशनल नहीं खेला हूँ, आप ये देखेंगे जितने हमारे प्लेयर्स जो है हमने साथ डेवलप भी किए हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखे हैं, उनको प्रॉपर चांस भी दिया, हमने खिलाया है। हम अपने लिए नहीं खेलते खाली, हमें जब सीनियर प्लेयर होता है ना उसको वो बेसिकली काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ टीम की जरूरत होती है। कैप्टन जब हमें बनाया जाता है इसका मतलब हमारा ये नहीं कि हमने खाली अपने भी करना है, हमने उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना है, उनको एक पाथवे देते हैं कि वो डोमेस्टिक खेले कैसे, उन्होंने यहाँ पे खेल के परफॉर्म कैसे करना है। वो इसीलिए जो है वो सीनियर्स प्लेयर्स जो अच्छे टॉप के प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने खुद भी परफॉर्म करना होता है और साथ करना भी। हम लोग ने फिटनेस क्यों कर ली, क्योंकि आप ये देखें जितने भी मॉडर्न डेज में एंटर फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हूं, मुझे बनना पड़ा बच्चों के साथ बच्चा, क्योंकि मैंने उनको एग्जाम्पल सेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा पैशन है, मैं उनके साथ उसी तरह उनसे बल्कि तेज बनने की कोशिश कर रहा था। लास्ट 2-3 इयर्स में जब मेरा कहा कि मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैंने अपने पैशन से और साथ हमने हर साल प्लेयर भी दिए पाकिस्तान टीम को। हम खाली खेल भी नहीं है। आप ये देखें, मैं ओपनर हूँ, मैंने नीचे भी बैटिंग की, मैंने प्रमोट किया अपने लड़कों को। अगर मैं चाहता तो मैं भी खेल सकता था, ओपन भी कर सकता अगर मुझे कोई ऐसी कोई ग्रेड। ये हर कैप्टन की अपने सीनियर प्लेयर की अपनी अपनी एक परसेप्शंस होती है, वो कैसे चलाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। हम क्रिकेट जब छोड़ेंगे तो साथ हमें ये तो होगा ना कि हमने कुछ दिया भी है, नॉट इवन इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में भी दिया है। एंड प्रूफ यही है कि हम लोग इस साल चैंपियन भी हुए। हमारी टीम को जैसे आप बलोचिस्तान को समझ रहे हैं उस तरह से हमारी डिपार्टमेंट की टीम को भी समझा जाता था। सो क्या था, इन दी एंड हम लोगों ने चैंपियन हुए बिकॉज हमने क्रिकेट खेली, 7 प्लेयर भी दिए और बस दैट्स इट। अब ये डोमेस्टिक स्टार्ट हो गया, हमने क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट क्या आना है वो डिपेंड कर जाएगा कितने प्लेयर जो है। वो प्लेयर्स को भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। जो अच्छा खेलेगा वो नेशनल टीम में आएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो उसके वो क्रिकेट बोर्ड जाने और प्लेयर्स जाने। रब को सजदे करता हूँ, सच्चा रहने की कोशिश करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आऊंगा। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी लौट न वापस आऊंगा। Well, ball in, beautiful googly. That was a magnificent ball by Abdul Qadir. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिफा करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादर यौम दिफा के रोज ही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। What a good catch if it wasn't a bump ball. Well, he's been given out. Yallop is looking at the bottom of the bat and Abdul Qadir is struck. 63 साला अब्दुल कादर ने अपनी हैरान कुन They all struggle against him. So when he comes in the middle, when they're supposed to be accelerating, and he puts the brakes on or he gets a wicket, he is just the best bowler for us. Oh, he's ball in, that's it, it's over. Well, Keith Stackpole picked it.
decided to go back and hit it off the back. What a beautiful piece of bowling that was by Qadir. अब्दुल कादर की वफात पर जहां उनके देरीना साथी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अफसुर्दा दिखाई दिए, वहीं सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ, दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने अफसोस का इजहार किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समेत दुनिया भर की क्रिकेट कम्युनिटी भी गम में डूब गई। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी, लौट न वापस आऊंगा। देख लेना याद मैं आऊंगा। कैरियर के इख्तिताम पर अब्दुल कादर ने अपने नाम से अकेडमी कायम की, जिसमें वो नौजवान बॉलर्स को आखिरी अय्याम तक तरबियत देते थे। शेन वॉर्न, मुश्ताक अहमद, अनिल कुंबले, शाहिद खान आफरीदी, इमरान ताहिर समेत कई टॉप बॉलर्स उन्हें अपना उस्ताद गर्दानते थे। रब को सजदे करता हूँ, सच्चा रहने की कोशिश करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ, क्रिएटेड माइंडेड आदमी हूँ, क्रिएशन करता हूँ, ऐसा काम करना, मेहनत करके करना चाहता हूँ जो जिनसे लोग मेहनत से भागते हैं। आज भी बिलीव करता हूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये क्रिएटेड माइंडेड लोग होने चाहिए जो कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने करके भी दिखाया। उन लोगों से मतलब ये फ़ायदा नहीं लेते। और मैंने आपके सामने शाहिद आफरीदी को यहाँ पे जब मैं चीफ सेलेक्टर था, तो मैंने उसको फिंगर की गुगली बताई थी। उसके बाद तो वो भूल गया, क्योंकि वो जो आदमी भी जो है वो पहले शुरू में कहता रहा, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं जी वो मैंने वीडियो बनाई, ये किया वो किया, तो जो भी उन्होंने किया। लेकिन मैंने अपनी ऑनेस्टी हमेशा रखी। शाहिद आफरीदी हो, दानिश कनरिया हो, मुश्ताक अहमद हो, सकलैन मुश्ताक हो, कोई भी हो, ये इस बाद में अगर शेन वॉर्न भी आया, कुंबले भी आया। देख लेना याद मैं आऊंगा, जब दूर बहुत चला जाऊंगा, तब रोते रहना याद में मेरी, लौट न वापस आऊंगा। देख लेना याद मैं आऊंगा। हमारे मुल्क के इतने बड़े हीरो थे, और हमारे लिए तो ये है कि जी हम उनको शुरू से देखते हुए आए थे, तो बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, आसानी फरमाए। और जो उनके बच्चे हैं, घर वाले हैं, उनके रह गए हैं, अल्लाह उनको सब्र और जमील अता फरमाए। और तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में उनके फ़ैन होंगे, पूरी क्रिकेट हल्के के लिए बड़ी एक